रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, ब्रायन ट्रेसी की टाइम मैनेजमेंट। राइट। और ब्रायन ट्रेसी वो तो खुद ही एक बहुत बड़े नाम है, लेखक, स्पीकर। हाँ, और ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के सीईओ भी। उन्होंने हजारों कंपनियों को कंसल्ट किया है, लाखों लोगों से बात की है और 45 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं उन्होंने। जी। तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में तो उनका लोहा माना जाता है। और ये जो किताब है टाइम मैनेजमेंट, इसकी खास बात क्या है? मतलब सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है इसमें। नहीं, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ क्या करे नहीं बताती, बल्कि क्यों करे पर ज्यादा जोर देती है। ये समय प्रबंधन के पीछे के मनोविज्ञान को पकड़ती है। अच्छा, जैसे कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारा सेल्फ स्टीम, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे अंदर से चलाते हैं। इसमें उन्होंने 21 प्रूवन टेक्निक्स दी हैं। 21 तकनीकें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ सबसे अहम रणनीतियां और आइडियाज निकालें। हाँ, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू किया जा सके और शायद अपने समय को देखने का नजरिया थोड़ा बदल सके। बिल्कुल। तो ये चर्चा किसके लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती है? कौन सुने इसे? मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है कि अरे यार, काम बहुत है और समय कम। हाँ, वो जो ओवरवेल्म्ड वाली फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। या फिर जो लोग बहुत बिजी तो रहते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद सही चीजों में बिजी नहीं है, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही। सही कहा। मतलब कोई प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, अपना बिजनेस चला रहा हो, या कोई भी जो बस थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहता है और तनाव कम करना चाहता है, अपने गोल्स तक पहुंचना चाहता है। हाँ। और आपने जो मनोविज्ञान वाली बात कही, उस लिहाज से ये उन लोगों के लिए भी खास है जो सिर्फ तकनीकें नहीं बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेसी का मानना है कि असली बदलाव सोच बदलने से शुरू होता है और अच्छा टाइम मैनेजमेंट, वो कहते हैं, सीधे आपके सेल्फ एस्टीम और कंट्रोल की भावना से जुड़ा है। तो मतलब अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करने में भी ये मदद कर सकती है। निश्चित रूप से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किताब की पहली और सबसे अहम बात, सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। साइकोलॉजी फर्स्ट। हाँ, ये चैप्टर 1 का कोर आइडिया है कि टाइम मैनेजमेंट असल में माइंड मैनेजमेंट है। आपकी उत्पादकता 2 चीजों पर निर्भर करती है। कौन सी 2 चीजें? पहला, आपका आत्मसम्मान, यानी आप खुद को कितना पसंद करते हैं, और दूसरा, आपकी आत्म प्रभावकारिता, यानी आप अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं। अच्छा, तो जितना ज्यादा खुद पर यकीन, उतना बेहतर टाइम मैनेजमेंट। हाँ, ट्रेसी का यही तर्क है। जब आप खुद को काबिल और पसंद करने लायक समझते हैं, तो आप प्रोएक्टिव होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और मुश्किल कामों से पीछे नहीं हटते। और इसी से वो नियंत्रण का नियम या लॉ ऑफ कंट्रोल जुड़ा है। बिल्कुल। जब हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है, हम ड्राइविंग सीट पर हैं, तो हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। और जब लगता है कि हालात हमें चला रहे हैं तो नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस बढ़ता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आपको वो कंट्रोल की फीलिंग वापस देता है कि हाँ, मैं अपने समय का मालिक हूं। तो इसके लिए अपनी सोच पर काम करना होगा। ट्रेसी ने वो 4 डी बताए ना? हाँ, पॉजिटिव बिलीव बनाने के लिए पहला डी है डिजायर, यानी बदलाव की सच्ची गहरी इच्छा। दूसरा है डिसाइसिवनेस, यानी फैसले लेने की क्षमता, टालम टोल ना करना। तीसरा है डिटर्मिनेशन, मुश्किलें आने पर भी डटे रहना। और चौथा? जो तय किया है उसे लगातार करना, भले ही मन ना कर रहा हो। ये चारों मिलकर आपको एक्शन लेने की ताकत देते हैं। एक और तकनीक का जिक्र है, मानसिक रिहर्सल। हाँ, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना कि आप ऑलरेडी एक बेहतरीन टाइम मैनेजर हैं। एक्ट एज ए वाली बात। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब सिर्फ सोचने से क्या होगा? देखिए, ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा लग सकता है, पर इसके पीछे साइकोलॉजी है। जब आप लगातार किसी व्यवहार की कल्पना करते हैं और वैसा महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये आपके एक्शन को प्रभावित कर सकता है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है शायद। जैसे कैरल ड्वेक जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ हमारी सोच ही नहीं, हमारा माहौल भी बहुत असर डालता है। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। आपका वर्कप्लेस कल्चर कैसा है, आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं, दबाव कितना है, ये सब चीजें भी आपके प्रदर्शन पर असर डालती हैं। तो अंदरूनी बदलाव के साथ बाहरी हालात को भी देखना जरूरी है। बिल्कुल।
खैर, मानसिकता के बाद ट्रेसी आते हैं हमारे मूल मूल्यों पर, यानी कोर वैल्यूज पर। चैप्टर 2 इसी बारे में है। जी, उनका कहना है कि प्रभावी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं है, बल्कि सही काम निपटाना है। और सही क्या है, ये हमारे वैल्यूज तय करते हैं। एग्जैक्टली। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जिंदगी में सच में क्या मायने रखता है। परिवार, स्वास्थ्य, करियर, सीखना, सेवा। जब आपके रोज के काम इन गहरी वैल्यूज से जुड़ते हैं तो क्या होता है? तो तनाव कम होता है और संतुष्टि बढ़ती है। जैसे अगर परिवार आपकी टॉप वैल्यू है और आप उसके लिए क्वालिटी टाइम निकाल पा रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा, भले ही काम का बोझ ज्यादा हो। इसके लिए उन्होंने कुछ सवाल भी दिए हैं खुद से पूछने के लिए, वो वाक्य पूरे करने वाले। हाँ, जैसे मैं हूं, लोग हैं, जीवन है, जीवन में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले सवाल आपकी वैल्यूज को क्रिस्टलाइज करने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार बाहरी दबाव हमें अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीने नहीं देते, है ना? हाँ, ये चुनौती तो रहती है। इसीलिए शायद क्लैरिटी इतनी जरूरी है, जो हमें अगले पॉइंट पर लाती है। स्पष्टता ही शक्ति है। यानी अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम क्लियर होना। चैप्टर 3 और 4 इसी पर है। जी, एक्शन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। यहाँ डैनियल kahneman की धीमी सोच वाली बात काम आती है। मतलब हड़बड़ी में फैसले ना लें, अपने विजन, अपने मिशन पर ठीक से विचार करें। और स्टीफन कोवे की वो सलाह, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिल्कुल, ताकि ये पक्का हो सके कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। ट्रेसी लंबी अवधि की सोच पर भी जोर देते हैं। हाँ, उन्होंने डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड के शोध का जिक्र किया है। राइट, कि जो सफल लोग होते हैं वो अक्सर लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखते हैं। वो आज के फैसलों को 10-20 साल आगे के परिणामों के संदर्भ में देखते हैं। इससे आज के छोटे छोटे चुनाव बेहतर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब मंजिल साफ दिखती है तो रास्ता भटकने की संभावना कम हो जाती है। तो माइंडसेट ठीक, वैल्यूज क्लियर, गोल्स डिफाइंड। अब अगला कदम प्लानिंग, योजना बनाना। चैप्टर 5 और 6। हाँ, और ट्रेसी का वो फेमस कोट है कि योजना बनाने में बिताया गया हर मिनट एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाता है। 10 मिनट? ये तो बहुत बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। बिल्कुल, और वो लिखित योजनाओं पर बहुत जोर देते हैं। सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर उतारें। इससे चीजें ठोस और करने लायक बन जाती हैं। तो रोज एक लिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, और उसे सिर्फ बनाना नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज भी करना है। किस क्रम में काम करेंगे, सीक्वेंस, और कौन सा काम कितना जरूरी है, प्रायोरिटी। और इन प्लान्स को रेगुलरली रिव्यू भी करना है। बहुत जरूरी, क्योंकि हालात बदलते हैं तो प्लान्स को भी फ्लेक्सिबल रखना होगा, एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे मुझे वो लीन स्टार्टअप वाली बात याद आ रही है। एरिक रीस कहते हैं कि बहुत ज्यादा अपफ्रंट प्लानिंग की बजाय जल्दी एक्शन लो, सीखो और फिर बदलो। आइटरेट। हाँ, ये एक अलग अप्रोच है। शायद असल दुनिया में दोनों का बैलेंस चाहिए। एक दिशा तय करो, पर रास्ते में जरूरत के हिसाब से बदलने को तैयार रहो। ट्रेसी प्रोजेक्ट्स के लिए पर्ट चार्ट जैसी तकनीकों का भी जिक्र करते हैं, ताकि आप सारे स्टेप्स विजुअलाइज कर सकें। अच्छा, तो प्लानिंग हो गई। अब आता है सबसे मुश्किल काम, प्राथमिकताएं तय करना और उन पर टिके रहना। चैप्टर 7, 8, 9। हाँ, क्योंकि प्लान बनाना एक बात है, उसे फॉलो करना दूसरी। इसके लिए ट्रेसी की ABCD मेथड बहुत पॉपुलर है। ये कैसे काम करती है? आप अपनी टू डू लिस्ट के हर काम को एक लेटर असाइन करते हैं। A मतलब बहुत जरूरी, मस्ट डू, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर ना किया तो। ठीक है। B मतलब जरूरी, शुड डू, पर A जितना क्रिटिकल नहीं। C मतलब करना अच्छा है, नाइस टू डू, पर ना भी करें तो चलेगा। डी और ई। D मतलब डेलीगेट, किसी और को सौंप दें। और E मतलब एलिमिनेट, इसे लिस्ट से ही हटा दें, ये जरूरी नहीं है। और ट्रेसी कहते हैं कि लोग अक्सर सी कामों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आसान लगते हैं या मजेदार होते हैं। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी ए कामों को पहचानने और उन्हें सबसे पहले करने से आती है। उनका नियम है, जब तक ए काम पेंडिंग है, बी काम शुरू मत करो। ये तो काफी स्ट्रिक्ट रूल है। हाँ, लेकिन प्रभावी है। इसी से जुड़ा है 80-20 नियम, पेरेटो प्रिंसिपल। कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। जी, तो चुनौती उन टॉप 20% कामों को पहचानने की है और अपनी ज्यादातर एनर्जी वहीं लगाने की है। ट्रेसी ने इसे और भी आसान बनाया है 3 के नियम से। हाँ, वो कहते हैं कि दिन भर में आपकी ज्यादातर वैल्यू का 90% सिर्फ 3 मुख्य कामों से आता है। अगर आप सिर्फ उन 3 कामों को पहचान कर पूरा कर लें तो आप बहुत सफल माने जाएंगे। उन 3 कामों को कैसे पहचाने?
खुद से वो सवाल पूछकर जो ट्रेसी बार-बार दोहराते हैं, अभी इस वक्त मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? What is the most valuable use of my time right now? ये सवाल फोकस बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल। और एक और तरीका है प्राथमिकता तय करने का, अपने KRAs को पहचानना। KRAs मतलब की रिजल्ट एरियाज, चैप्टर 10। हाँ, ये वो मुख्य जिम्मेदारियां या आउटकम हैं जिनके लिए आप अकाउंटेबल हैं। वो काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिनका आपकी सफलता पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। इन्हें कैसे पहचाने? खुद से पूछें, मुझे इस नौकरी में पैसे क्यों मिलते हैं? या वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं बहुत अच्छे से करूं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा? आमतौर पर कितने KRAs होते हैं? ट्रेसी कहते हैं 5 से 7 होते हैं। जब आप इन्हें जान लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी सही जगह फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने A टास्क पहचान लिए, KRA समझ लिए। अब उन कामों का क्या जो जरूरी तो है पर शायद हम खुद ना करें तो बेहतर हो। यहीं पर आता है डेलीगेशन, यानी काम सौंपना, चैप्टर 11। ये बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, अपना काम दूसरों को देना। हाँ, कंट्रोल छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेसी कहते हैं ये हाई लेवल टाइम मैनेजमेंट स्किल है। कम वैल्यू वाले कामों को दूसरों को सौंपना सीखें। उन्होंने वो 70% वाला नियम भी बताया है। जी, अगर कोई और उस काम को आपकी 70% एफिशिएंसी से कर सकता है तो उसे डेलीगेट कर देना चाहिए। क्यों 100% क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप 100% परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो आप कभी डेलीगेट नहीं कर पाएंगे। 70% काफी अच्छा है और ये आपका समय बचाता है उन ए कामों के लिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल कैपेसिटी को मैनेजमेंट कैपेसिटी में बदलता है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। तो काम पहचान लिए, सौंप दिए, अब जो ए काम है उन पर फोकस कैसे करें? एकाग्रता, चैप्टर 12। ट्रेसी के अनुसार एकाग्रता शायद सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अपने सबसे जरूरी काम पर बिना भटके पूरी तरह ध्यान लगाने की क्षमता। इसके लिए उन्होंने सिंगल हैंडलिंग की बात की है। हाँ, एक काम उठाओ और जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए दूसरा काम मत छेड़ो। लेकिन मल्टीटास्किंग, वो तो आजकल बहुत कॉमन है। ट्रेसी उसे सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं ये मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि टास्क स्विचिंग है। हम असल में एक काम से दूसरे पर कूदते रहते हैं। और इससे होता क्या है? हर बार स्विच करने में हमारा फोकस टूटता है, मेंटल एनर्जी लगती है, गलतियों की संभावना बढ़ती है और वापस उसी लेवल के फोकस पर आने में समय लगता है। तो नेट रिजल्ट होता है कम प्रोडक्टिविटी। ये सिंगल हैंडलिंग सुनने में तो अच्छा है, पर आज की डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में मुश्किल नहीं? लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स। मुश्किल तो है, इसीलिए अगला चैप्टर टालम टोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन पर है, चैप्टर 13। हाँ, ये तो बहुतों की समस्या है। ट्रेसी इसे जीवन का चोर कहते हैं, लेकिन वो एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट देते हैं, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। रचनात्मक टालमटोल, ये क्या है? मतलब जानबूझकर कम महत्व के कामों जैसे C या D टास्क्स को टालना ताकि आप अपने सबसे जरूरी ए कामों पर फोकस कर सकें। अच्छा, मतलब सही चीजों को टालना बुरा है पर गलत चीजों को टालना अच्छा है। एग्जैक्टली, ये प्रायोरिटी सेट करने का एक तरीका है। और जब हम जरूरी कामों को टाल रहे हों तब क्या करें? उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। खुद को कहें डू इट नाउ, अभी करो। बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें, सलामी स्लाइस मेथड, जैसे सलामी सॉसेज को पतला पतला काटते हैं। हाँ, ताकि वो डरावना ना लगे। बिल्कुल, और बस शुरू कर दें, चाहे कितना भी छोटा कदम हो। मोमेंटम बनाना जरूरी है। तात्कालिकता, सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करें। लेकिन क्या टालमटोल हमेशा सिर्फ आलस होता है या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं? हाँ, जैसे अब पियर स्टील जैसे रिसर्चर्स बताते हैं, टालमटोल के पीछे अक्सर परफेक्शनिज्म, फेलियर का डर या काम का बहुत बड़ा या बोरिंग लगना जैसे कारण भी होते हैं। तो ये सिर्फ विल पावर का मामला नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन भी इसमें शामिल है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, फोकस बनाए रखने के लिए ट्रेसी ने टाइम ब्लॉक्स बनाने की बात भी कही है, चैप्टर 14। हाँ, अपने सबसे जरूरी कामों के लिए 60 से 90 मिनट के अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट वाले स्लॉट्स तय करना। ये कब करें? जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हों, सुबह जल्दी या लंच टाइम में या शाम को। और इस दौरान दरवाजा बंद रखें, फोन साइलेंट पर, नोटिफिकेशंस बंद। और अगर फिर भी रुकावटें आ जाएं तो? चैप्टर 15 इंटरप्शंस पर है। तो उन्हें मैनेज करना सीखें। जैसे अप्रत्याशित फोन कॉल्स या कोई सहकर्मी अचानक आ जाए, कॉल स्क्रीन करें, सहकर्मी से विनम्रता से कहें कि आप बाद में बात करेंगे या बातचीत को छोटा रखें। पीटर ड्रकर की वो सलाह भी मजेदार थी। हाँ, दूसरों से पूछना कि मैं आपका समय कैसे बर्बाद करता हूं। इससे आपको अपनी इंटरप्ट करने वाली आदतों का पता चल सकता है। ये हिम्मत का काम है पूछना।
अच्छा, कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं, जैसे कामों को ग्रुप करना, बैचिंग, चैप्टर 16। हाँ, ये एफिशिएंसी बढ़ाने का बढ़िया तरीका है। एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना। जैसे सारे ईमेल्स एक साथ चेक करना और जवाब देना, सारी फोन कॉल्स एक साथ करना, सारे बिल एक साथ पे करना। इससे क्या फायदा होता है? जब आप एक ही तरह का काम लगातार करते हैं तो आपका दिमाग उस मोड में आ जाता है। आप ज्यादा तेजी से और कम गलतियों के साथ काम कर पाते हैं, बजाय इसके कि आप ईमेल, फिर फोन कॉल, फिर रिपोर्ट ऐसे कूदते रहें। हाँ, वो लर्निंग कर्व वाला फायदा मिलता है। ईमेल और फोन की बात आई तो इनके मैनेजमेंट पर कुछ खास? चैप्टर 17 और 18 ईमेल के लिए ट्रेसी और टिम फेरिस जैसे और भी लोग कहते हैं दिन में बस 2 बार चेक करें, सुबह और शाम। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट ना करें। ईमेल को अपना बॉस ना बनने दें। और फोन कॉल्स? कॉल करने से पहले एजेंडा बनाएं, कॉल का समय तय करें और हमेशा पूछें क्या ये बात करने का सही समय है। और मीटिंग्स, जो अक्सर टाइम वेस्ट लगती हैं? चैप्टर 18 मीटिंग्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। खुद से पूछें क्या ये जरूरी है, लागत क्या है, लोगों का समय। अगर हाँ तो एजेंडा क्लियर रखें, टाइम पर शुरू, टाइम पर खत्म करें। स्टैंड अप मीटिंग्स का आइडिया भी अच्छा है। बिल्कुल। अब आखिर के कुछ चैप्टर्स पर आते हैं। निरंतर सीखना और व्यवस्थित रहना, चैप्टर 19, 20, 21। हाँ, ट्रेसी पर्सनल डेवलपमेंट को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि आज के इंफॉर्मेशन एज में तेजी से पढ़ना और ज्यादा याद रखना जरूरी है। स्पीड रीडिंग सीखें। और सिलेक्टिव बने पढ़ने में। बिल्कुल, सिर्फ वही पढ़ें जो आपके गोल्स और केआरएस से जुड़ा है। फालतू की चीजें हटा दें। और रोज कुछ नया सीखने के लिए समय निकालें। चैप्टर 20 हाँ, कम से कम 1 घंटा रोज अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने में लगाएं। किताबें पढ़ें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें, खासकर ट्रैवल करते समय, ऑनलाइन कोर्स करें, सेमिनार अटेंड करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आखिरी चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन पर है, खासकर डेस्क। जी, चैप्टर 21 ट्रेसी कहते हैं क्लीन डेस्क क्लीन माइंड। एक साफ सुथरा डेस्क रखें। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? अव्यवस्था, क्लटर आपका ध्यान भटकाता है। आपको लगता है कि चीजें बिखरी हुई हैं, कंट्रोल में नहीं हैं। नियम है, एक समय में सिर्फ वही चीज डेस्क पर हो जिस पर आप काम कर रहे हैं। इससे फोकस बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये थी ब्रायन ट्रेसी की किताब टाइम मैनेजमेंट से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। मानसिकता से शुरू होकर वैल्यूज, गोल्स, प्लानिंग, प्रायोरिटी, फोकस, डेलीगेशन और फिर निरंतर सीखना और ऑर्गेनाइज रहना। काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, और अगर सम अप करना हो तो कोर मैसेज यही है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ बाहरी तकनीकों का खेल नहीं है। असली बदलाव अंदर से आता है। आपकी सोच, आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज और आपका डिसिप्लिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब स्किल्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, रातों रात परफेक्शन की उम्मीद ना करें। कोई एक सिद्धांत चुनें जो आज आपको सबसे ज्यादा अपील किया हो और बस उसे लागू करना शुरू करें। छोटा कदम ही सही। तो प्रेरणा यही है कि शुरुआत करें आज ही। जी। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। ट्रेसी का फोकस काफी हद तक इंडिविजुअल कंट्रोल और डिसिप्लिन पर है। जी। लेकिन आज की जो दुनिया है, ऑलवेज ऑन, हमेशा कनेक्टेड, बहुत सारी अनिश्चितता, क्या इसमें सिर्फ व्यक्तिगत तकनीकें काफी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। या हमें शायद अपने काम करने के माहौल, अपने वर्क कल्चर को भी बदलने की जरूरत है ताकि ये तकनीकें असरदार हो सकें? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें अलग से बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास जरूरी हैं, पर सिस्टमिक बदलावों के बिना उनकी सीमाएं हो सकती हैं। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को कुछ नए आइडियाज मिले होंगे। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।